Okay, yes everyone, good afternoon. Okay, so last lecture में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, बताओ जरा. Functions of RBI. Functions of RBI. So कितने पार्ट्स में थे functions of RBI? Two. बताओ दो. कौन से? Monetary and non-monetary functions. Yes, monetary and non-monetary functions of RBI. So हम लोग पढ़ रहे थे मॉनेटरी फंक्शंस. क्या पढ़ा था मॉनेटरी फंक्शंस में? बताओ. 3 points: currency issue, banker Very good. banker to the government, and banker and lender of last resort. Very good. नॉन मॉनेटरी, एक सेकेंड, फंक्शंस. इसमें सबसे पहला इशू ऑफ करेंसी. सो आरबीआई कौन से करेंसी इशू करती है? यस, 2,000 रुपीज. 2 से 2000. और 1 रुपी किसको दिया हुआ है? Finance Ministry. फाइनेंस मिनिस्ट्री. वेरी गुड. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था बैंकर ऑफ गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट के सारे फाइनेंसेस, गवर्नमेंट के डिसीजंस जो भी फाइनेंशियल होते हैं वो कौन उठाता है? सारा का सारा आरबीआई. सो आरबीआई कैन बी कॉल्ड एज अ एडवाइजर, एजेंट और द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी है. ठीक है. थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स. सारे बैंक्स की बात कौन? दैट इज आरबीआई. एंड एक और फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. इतने फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे. एक और आगे हम लोग फंक्शन अभी पढ़ते हैं, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल. सो यू नो कि क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल जो कमर्शियल बैंक्स करती है उस पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो आरबीआई का रहता है. ठीक है. आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? कैश रिजर्व रेशियो बता देती है, डिसाइड करती है, और हर कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है? ये रेशियो अपने डिपॉजिट्स का साइड करना पड़ता है और उसके बाद लेंडिंग करनी होती है. तो ये रेशियो कभी ज्यादा कभी कम ऊपर नीचे करती रहती है आरबीआई, ताकि वो कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट कंट्रोल कर सके. देखो क्या लिखा है, द आरबीआई कंट्रोल्स the process of credit creation and money supply in the economy with the help of various tools of monetary policy. So cash reserve ratio भी एक monetary policy का एक हिस्सा है. अब ये ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर कैश रिजर्व रेशियो भाई डिपॉजिट्स का आरबीआई बोलती है 20% साइड करना फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ मनी सप्लाई क्या होगा? मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा? आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर 20% कर दिया कि हर कमर्शियल बैंक को अभी अपने डिपॉजिट्स का 20% साइड करना पड़ेगा और बाकी का जो भी परसेंटेज है वो लेंडिंग कर सकती है. तो इससे मनी सप्लाई कितना परसेंटेज कर सकेगी? बताओ, लेंडिंग कितना परसेंटेज करेगी? 80%. 80%. और फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज अगर 15% हो जाए तो क्या मनी सप्लाई बढ़ जाएगा? 85% हो जाएगा. तो डिपेंड होता है कि अभी अगर फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन चल रही है डिप्रेशन की, भाई मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत कम हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करेगी आरबीआई?
कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएगी कि कम करेगी? बढ़ाएगी। क्यों कम 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 करेगी? कम कम करेगी ना, 15% फॉर एग्जाम्पल कर देगी, तो इससे क्या होगा? लेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। बट ऐसा ही सेम रिवर्स सिचुएशन, इफ एन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन, प्राइस राइज चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, और उस वक्त सप्लाई ऑफ मनी जबरदस्त होता है, तो सप्लाई ऑफ मनी को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? सीआरआर को, दिस इज अ सीआरआर, क्या किया जाएगा सीआरआर को? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम चलता है पूरा का पूरा। ओके, सो दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट आ जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, कस्टडी मतलब रखने का हक। फॉरेन रिजर्व्स हम लोग अपनी जेब में रखते घूमते, बताओ तो जरा, हम जनरल पब्लिक पॉकेट में रखती हूँ फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसीज? नो मैम। इसको रखने का हक ही किसको है? आरबीआई को, कि कब उसको फॉरेन करेंसीज परचेज करनी है, कब उसको फॉरेन करेंसीज बेचनी है, ताकि कंट्री में जो इंडियन रुपी, हमारा जो रुपी है, उसका वैल्यूएशन, उसका वैल्यू मेंटेन हो सके इकोनॉमी में। आज एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए वी हैव टू पे 74 INR, सो बहुत ज्यादा है ये। इससे क्या हो जाता है? हमारे रुपये का वैल्यू कम हो जाता है। तो इस वैल्यू ऑफ रुपी को बढ़ाने के लिए काफी बार आरबीआई क्या करता है? फॉरेन करेंसी को सोल्ड कर देता है, बेच देता है, काफी बार खरीद लेता है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको मेंटेन करनी है आईएनआर की वैल्यू। ठीक है, सो आरबीआई का पूरा इसमें रोल रहता है, बिकॉज यू नो कि सिंपल सी बात है, इंडिया ज्यादा ही डिमांड करती है फॉरेन करेंसी का, क्योंकि वी नीड फॉरेन करेंसी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, फॉर इम्पोर्टिंग द गुड्स, फॉर मतलब अगर अपने को घूमने जाना हो, आउट ऑफ एब्रॉड भाई जाना हो अपने को टूर पे ट्रैवल करने, उसके लिए भी हम लोग लेकर ही जाते हैं फॉरेन रिजर्व एंड ऑल। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी का। ठीक है, तो अभी उस सब को कैसे मेंटेन करना है फॉरेन रिजर्व्स को, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन रिजर्व्स को आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है ताकि वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में मेंटेन करे। समझे? तो उसके लिए उसको परचेज करना हो, सेल करना हो, वो कुछ भी कर सकती है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द आरबीआई हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ rupee that is other in form of other currencies under the fixed exchange rate reserve. So पहले क्या होता था, जब 1991 से पहले जो चीज होती थी, तब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती थी, आरबीआई डिसाइड करती थी $1 इक्वल्स टू हाउ मच INR। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, बट आफ्टर 1991 फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया गया, डिमांड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने लगे। बट तो भी ये हद से बाहर चली जाए बात, उससे पहले ही आरबीआई ट्राई करती है कंट्रोल करना और फॉरेन रिजर्व्स को, फॉरेन करेंसी को ओपन मार्केट में परचेजिंग सेलिंग करती है ताकि वैल्यू ऑफ आईएनआर मेंटेन हो सके। ठीक है, सो अंडर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, exchange rate is determined by the market forces, that is demand and supply. So RBI maintain the value of Indian currency by buying and selling. क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, अब आरबीआई के पास कंट्रोल में सीधा रेट क्या होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो सीधा नहीं कर सकती है, बट उसको मेंटेन करने के लिए खरीदना और बेचना उससे कर सकती है, इनडायरेक्टली ये चीज हो सकती है।
पहले के टाइम पर खुद डिसाइड करती थी भाई $1 इक्वल्स टू हाउ मच INR, बट अब वो कैसे करे, अब पूरा डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है, तो कभी वो ज्यादा डिमांड करती है, कभी वो सेल कर देती है, तो इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है RBI, ठीक है, ओपन मार्केट में. So RBI is also the custodian of Indian reserves of the foreign currencies. It is also administrate the foreign exchange reserves by checking the inflow and outflow of foreign exchange reserves. So अगर कंट्री में बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ जाते हैं या फिर बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ताकि हमारे INR का वैल्यूएशन मेंटेन रहे, तो इस सब में भी RBI पूरा का पूरा अच्छे से रोल अपना निभाती है. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुई. कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. यस एवरीवन. हर किसी यस ऑफ कोर्स. देखो सिस्टम क्या चलता था पहले, बिफोर 1991. 1991 is the year when economic reforms takes place in India. ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो LPG में बोल रही थी वो लाया गया था, पॉलिसीज को रिफॉर्म किया था, चेंज किया था, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे और फ्रीडम नहीं दी जाती थी, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं होते थे, राइट. सो इस वजह से चीज क्या हो गई थी कि हमारे इम्पोर्ट्स भले हम लोग कंट्रोल करना चाहते थे पहले के टाइम पर, बट होते नहीं थे, तो हद से बाहर चीजें होती जा रही थी. तो इंडिया ने 1991 में पॉलिसीज को चेंज किया, फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइज किया गया, ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया था. ठीक है, सिनेरियो ये था. अब पहले 1991 के पहले जो सिस्टम था भाई एक्सचेंज रेट डिसाइड करने का, वो सेंट्रल बैंक करती थी. ठीक है, तो $1 कितना रखना चाहिए, कितना होना चाहिए, ताकि वैल्यूएशन इंडियन रुपी की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो मेंटेन हो सके, वो कोशिश करती थी डायरेक्टली RBI. बट आफ्टर 1991 ये पॉलिसी ये चेंज किया गया, ये रिफॉर्म ले आए कि अब जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वो एज पर द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस पे चलेगा पूरा का पूरा. अब जितना ज्यादा इंडिया फॉरेन करेंसी का डिमांड करेगा उतना ही INR की वैल्यू गिरेगी. सिंपल सा लॉजिक है. तो अब RBI क्या करे, कस्टडियन तो RBI है, रखने का हक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का RBI के पास है, और ऐसे अगर धीरे धीरे $1 भाई ऐसे इंडियन रुपी 74, 80 ऐसा सब होता जाएगा, ये तो हम लोगों के लिए नुकसान हो जाएगी बात, हम लोगों के लिए गलत होता जाएगा. ये हमारी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी पूरी की पूरी. तो इसको मेंटेन करने के लिए RBI के पास ऑप्शन क्या है, वो फॉरेन करेंसी बेच सकता है, तो इसके पास जितनी है उसको सेल कर सकता, या फिर मेंटेन करनी है वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी सिचुएशन इन्फ्लेशन है तो कभी सिचुएशन डिप्रेशन है. तो कौन सी सिचुएशन चल रही है, तो उस पे बाइंग एंड सेल दो चीजें हो सकती है, या तो वो परचेज करे या तो वो सेल करे फॉरेन रिजर्व्स, ताकि कोशिश यही है कि वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में मेंटेन हो सके. क्योंकि जो कंपैरिजन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, वो $1 इक्वल्स टू हाउ मच INR, €1 इक्वल्स टू हाउ मच INR, £1 इक्वल्स टू हाउ मच INR. हमारी कीमत तो बड़ी रहनी चाहिए ना इंडियन रुपी की, गिर क्यों जाए. तो देयर आर द टू चांसेस, एक होता है डीवैल्यूएशन और एक होता है रीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी. तो पहले वो चीज होती थी, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया है. तो अब है वैल्यू का अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन. वैल्यू बाय से फॉर एग्जांपल $1 करंटली 70 है फॉर एग्जांपल, अगर $1 50 हो गई तो इसको क्या बोलेंगे,
अप्रिसिएशन ऑफ INR, और अगर 1 US डॉलर इक्वल्स टू 90 हो गया तो ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। मार्केट में $1 खरीदने के लिए वी हैव टू पे 90 रुपीज, तो ये तो शर्म की बात होनी थी ना हमारे इंडिया के लिए। अब फॉर एग्जांपल दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो इंडिया को कम पैसा देना पड़ेगा, तो इंडिया जो इंपोर्ट्स करती है उसको वो सस्ता पड़ेगा। रेट कम चलेगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड कम कर रहे हैं तभी ऐसा रेट हुआ है। लेकिन जैसे ही मार्केट में लोग डिमांड करना ज्यादा लगेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, और आपको पता है अमेरिका तो सप्लाई करेगा ही US डॉलर्स का उस हिसाब से। तो डिमांड जब भी ज्यादा होता है भाई US डॉलर्स का, फॉरेन करेंसी का, उस टाइम पर ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन गलत हमारी कंट्री के लिए। हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू क्यों गिरे इंटरनेशनल मार्केट में? $1 खरीदने के लिए हम लोग 90 रुपए क्यों पे करेंगे? वाई सो? मेरे पास एक वीडियो है ऐसी वाली, when $1 US डॉलर इक्वल्स टू 1 INR 1 इंडियन रुपीज, $1 इक्वल्स टू 1 रुपए इंडिया का। इस पे वीडियो है मेरे पास एक, कि क्या सिचुएशन होगी अगर ऐसा हो जाए तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स बताएंगे। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक वीडियो, उस पे देखना आप लोग कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपको इकोनॉमी रिलेटेड इतना डेप्थ में अभी तक पता है नहीं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन उस वीडियो में सब चीजें समझाई गई है। बट ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती है प्रैक्टिकली, बट ट्राई, हमको ये ट्राई करना है कि ऐसी सिचुएशन कंट्री में, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी की वैल्यू मेंटेन। अब इसमें वैसे क्या होता है, ये जो वैल्यू डिसाइड हो रही है वो एज पर डिमांड सप्लाई चलता है। तो RBI के पास भी ऑप्शन यही है, डिमांड सप्लाई के थ्रू ही वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली तो वो कंट्रोल अब नहीं कर सकता है। तो डिमांड करना मतलब बाइंग करना, और सप्लाई कर देना मतलब फॉरेन एक्सचेंज पर सेल कर देना। इस तरीके से इनफ्लो और आउटफ्लो कंट्रोल करता है भाई, एस्टिमेट करता है कि इतना देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। अभी उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो सेल कर देगा, और अगर उससे कम हो जाएगा तो उसको परचेस करेगा। इस तरीके से ओपन मार्केट में जैसे शेयर मार्केट चलता है, उसी तरीके से फॉरेन मार्केट में भी, फॉरेन इसमें भी परचेजिंग सेलिंग ऑफ US डॉलर चलती है ना, लोग खरीदते हैं। RBI भी करती है बाइंग सेलिंग इस तरीके से। अब समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, fine. So that's it about the monetary functions. इतने ही है। अब हम लोग नेक्स्ट साइड आ जाते हैं, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। नॉन मॉनेटरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है रेगुलेटरी। एक सेकेंड, हाँ, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। अब पैसों से रिलेटेड नहीं, अभी रेगुलेटरी पॉलिसीज, सुपरवाइजरी फंक्शन। रेगुलेट करना, किसको रेगुलेट करना? बैंक्स को, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर को, मनी मार्केट को, इन सबको। शेयर मार्केट को RBI कंट्रोल नहीं करता है, हाँ, इस चीज को ध्यान रखना। शेयर मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है। आपने अगर स्कैम 1992 देखी हो तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है सेबी को। कितने कितने जनों ने देखी है स्कैम 1992? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, बस थोड़े जनों ने देखी है, तो उसमें आप लोगों को पता होगा अगर पूरी अच्छे से देखी हो। सेबी पूरा शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है।
बाकी जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये पूरा मनी मार्केट है, इसको जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई कंट्रोल करता है, और प्लस सुपरवाइज भी, नजर भी रखता है कौन क्या कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रखना तो पड़ेगा ना। ऑथोरेटिव बॉडी है पूरे बैंकिंग सेक्टर की, राइट। तो जैसे बैंकिंग के लिए ये है, अभी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अलग अलग सेटअप की गई है ना ऑथोरेटिव बॉडीज, ठीक है। तो आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शंस ऑफ एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट विच इंक्लूड ब्रांच एक्सपांशन, जो बैंक्स ब्रांचेस वगैरह बनाती जाती है, एक्सपांड करती जाती है, मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो बैंक का काम नहीं करती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से, बट लैंडिंग का काम करती है, लैंड करती है, फाइनेंस देती है, सेट रिलेटेड किसी भी कंपनी को चाहिए या क्या, ऐसे फाइनेंस देती है, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ऐसा सब, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन सब के ऊपर शेड्यूल बैंक जितने भी हम लोग पढ़ते हुए आए उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। फिर दूसरा है प्रमोशनल फंक्शन। आपने देखा है ना आजकल बैंकिंग सेक्टर को कितना ज्यादा प्रमोट किया गया है, कितना ज्यादा उसकी सर्विसेज एंड ऑल को कितना एक्सपेंशन किया हुआ है। आजकल इतनी फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है बैंक में कि हमको बैंक जाने की, ओपन अकाउंट करवानी है तो भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अब घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। और इवन एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये सब, यहाँ आप एक बार खाली अकाउंट ओपन करवा के आओ एंड देन आपको जितने भी ट्रांजेक्शन करने हैं सब कुछ। ये तो अर्बन एरिया में, आरबीआई ट्राई करती है रूरल एरिया में भी ऐसा बैंकिंग सेक्टर इस तरीके से डेवलप हो, लोगों को हैबिट हो, बैंकिंग हैबिट हो। तो ये कोशिश जारी है। क्रेडिट कार्ड अवेयरनेस, गवर्नर खुद, आरबीआई का गवर्नर खुद ये सब चीजें बताता है। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी आरबीआई की, अवेयरनेस करना और प्रमोशन रिलेटेड कुछ हो, आरबीआई का स्टेप, ऐसी सब चीजें होती है। तो क्या लिखा है, इवन टुडे देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड अ बैंक अकाउंट। और आप लोगों में से भी अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, खुलवाओ भाई, किसकी किसकी इंतजार में बैठे हो, एजुकेशनल एक्सपेंसेस बहुत है आगे चलकर, तो अपनी सेविंग्स, अपना रिकरिंग अकाउंट खुलवाते जाओ, थोड़ा पैसा जमा करो, काम आएगा आगे चलकर। दे डिपेंड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर देयर क्रेडिट नीड्स। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक से लोन लेना, ये करना अभी भी है, बट उतना नहीं है जितना ज्यादा होना चाहिए। अभी भी लोग डिपेंड है भाई, किसी पर्सन से इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं भाई, 1% इंटरेस्ट, 0.5% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट पे लोग एक दूसरे से, फर्म से पैसा लेते हैं, अपने बोलते हैं ना ब्याज पे पैसा लेते हैं। तो ऐसा अभी भी सिस्टम है, पूरे तरीके से बंद नहीं हो गया ये वाला सिस्टम। आपके पापा को पता होगा, वो बिजनेस मैनेजर थे, तो वो लोग तो लेते ही करते हैं भाई, आज 15 दिन के लिए पैसा दो, किसी से चाहिए होता है बिजनेस के लिए। तो सो मेक बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स इन कैश रादर देन चेक्स। आजकल चलो कैश पेमेंट कम की है लोगों ने, जब से डिजिटल बैंकिंग और ऐसा सब कुछ सिस्टम, ई मनी, इंटरनेट मनी निकाला है, बट आज भी कैश में तो करते ही है ट्रांजेक्शन। जब तक कैश में ट्रांजेक्शन होगा तब तक ओवरऑल मनी सप्लाई कंट्री में कितना है उसकी असलियत नहीं पता चलेगी। और अपने क्रेडिट क्रिएशन के अंदर भी यही बात पड़ी थी कि ऑल ट्रांजेक्शन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तभी ये सब चीजें होगी। कैश ट्रांजेक्शन कितने हो गए, आधे लोग तो दिखाते ही, तो जीएसटी के बाद फिर भी लोग दिखाने लगे चेक में ट्रांजेक्शन, क्योंकि जीएसटी भरनी पड़ती है। नहीं तो पहले क्या करते थे, चिट्ठी फाड़ी, पैसा लिया, करता ब्लैक मनी होता ही ना, आज भी होता है। अभी भी अवेयरनेस कहाँ है, बट ट्राई कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा इस तरीके से डेवलप हो, लोग अवेयर हो, बैंकिंग हैबिट रखे, चेक्स में ट्रांजेक्शन करें, कैश में नहीं करें, पूरा वाइट दिखाएं ताकि टैक्स अच्छे से पे करें। बहुत सारी चीजें इसके अंदर।
So owing to which it's difficult to know the exact value of transaction taking place in a country, and it becomes difficult to ascertain the exact value of money or arrive at the actual figure of the national income. इस वजह से national income हमको असलियत नहीं पता चलती है, या सप्लाई ऑफ मनी कितना हुआ है कंट्री में, उसका एक्चुअल फिगर पता ही नहीं चलता. So hence RBI tries to create a banking awareness among the people, encourages branch expansion in rural areas, promotes setting up a cooperative banks in interest of the people. It makes efforts to get more and more people under the organized system. ये जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा ऑर्गेनाइज्ड है ना, ऑथोरेटिव बॉडी है ना, सब नजरों में, आरबीआई की नजरों में सारा काम हो रहा है. और फिर क्या होता है, अगर पर्सन टू पर्सन अपने देते हैं, या लोग पूछना अपने पापा से, वो वीसी और ऐसी सब लॉटरी ऐसी सब चीजें भी चलती है अंदर ही अंदर, तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है. कौन है उसके ऊपर ऑथोरेटिव बॉडी? ऐसा कोई खा के लेके गया था इंसॉल्वेंसी, ऐसी सब चीजें होती है अभी भी. सो आरबीआई ट्राई करता है कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस, वो ब्रांच एक्सपेंशन रूरल एरियाज में भी लोगों को आदत हो बैंक की. ठीक है. और फिर बताया थर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन में चीज क्या बताई है कि जो भी मदद होती है, अब एग्रीकल्चर रिलेटेड, फार्मर्स के रिलेटेड उनको लोन देना हो, स्मॉल सेक्टर जो बिजनेसेस है उनको लोन्स एंड ऑल, रूरल एरियाज के लिए भाई जो भी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, ऐसे सब के लिए अगर उनको पैसा चाहिए तो सरकार मदद तो करेगी ना उनको. तो उनके बैंक अकाउंट तो होने चाहिए. आज एलपीजी सब्सिडी मिलती है, किनको मिलती है? जिनका बैंक अकाउंट होता है. आज लॉकडाउन में 500,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाले गए गरीब लोगों के, जिनका बैंक अकाउंट था. जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा. जनधन योजना निकाली नरेंद्र मोदी जैसे ही सीट पर आए 2014 में. 2014 में ही जनधन योजना एस्टैब्लिश की, अगस्त के अंदर ही. 15 अगस्त जो पहली उन्होंने इंडिपेंडेंस की स्पीच दी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसी स्पीच में उन्होंने जनधन योजना, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, मिनिमम बैलेंस वाला नहीं. कोई भी गरीब इंसान आधार कार्ड खाली लेके जाए और सिग्नेचर एंड ऑल इन सब की जरूरत नहीं है, जाके अकाउंट ओपन करवा जाएंगे. सब निकाला था, ये योजना चलाई थी, जबरदस्त लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन करवाए थे. बट ये सब पूरा जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना है और ये सब चीजें हैं, वो भी मैनेज आरबीआई करता है. तो रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट्स देने हो, वो भी आरबीआई हैंडल करता है. नाबार्ड इज पर्टिकुलर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. वो बैंक को भी पूरा का पूरा, उसके ऊपर भी ऑथोरेटिव बॉडी आरबीआई है. आरबीआई के अंदर में काम होता है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए. तो बहुत सारे फंक्शंस है आरबीआई के. आप उसकी साइट कभी खोलकर देखो तो आपको पता चले लिस्ट कितनी बड़ी है. So India is a country with a huge degree of economic diversity and rural-urban divide. Hence, whenever major economic reforms and changes come about, it is necessary that people and economic units of all segments receive benefits of such changes. अब जो भी benefits, जो भी changes आ रहे हैं, तो उसके benefits avail होने चाहिए general public को. For such inclusion, RBI continuously make efforts in banking sphere. It provides special credit facility to priority sectors like agriculture, small-scale industries, self-employed people, traditional and cottage industry. उनके लिए तो special किया गया है. It also make efforts to increase information flow and enhance awareness regarding banking among the masses. Banking awareness, banking habit लोगों तक पहुंचे rural area में भी. In present times, RBI also manages Prime Minister Jan Dhan Yojana. That Yojana is about the zero balance opening accounts. And RBI also works towards the protecting the interests and rights of the consumers. And RBI also publishes its information on the official site, official website.
जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या किया गया बैंकिंग सेक्टर और ऐसी सब चीजें रिलेटेड, ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट पे अपलोड करना, सब चीजें अपडेट करना, रिसर्चेस करना इसके रिलेटेड, ये भी काम है आरबीआई के. दैट इज अ नॉन मॉनेटरी फंक्शंस. ओके, फाइन एवरीवन. So that's it. तीन functions है नॉन मॉनेटरी में: रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी, प्रमोशनल फंक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट. ओके, और यहाँ पे मॉनेटरी फंक्शन, ये भी सेपरेटली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है एंड दिस वन ऑल्सो, अलग अलग 3-3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन, या कभी कभार ऐसे बीच में और आ जाता है, या मॉनेटरी फंक्शन एक्सप्लेन करें या नॉन मॉनेटरी फंक्शन एक्सप्लेन करें, ऐसा भी आता है क्वेश्चन ऊपर नीचे. सो कोई डाउट, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन किसी को फंक्शंस रिलेटेड? यस, एनीवन? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर? ये सब है. Yes, ma'am. एंड फाइनली अब तो चालू हो रहा है भाई ऑफलाइन. अच्छा है, स्टार्टिंग से ऑफलाइन पढ़ लो, टेंशन ही नहीं. ठीक है, ओके फाइन. ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट अ मॉनेटरी पॉलिसी एंड कोशिश यही की जाएगी. आई थिंक सो नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर्स जा रहे हैं वो थियोरी के ऑनलाइन जाएंगे हाल फिलहाल, एंड उसके नेक्स्ट वीक से विल फाइनली मीट टुगेदर. जबरदस्त पढ़ेंगे. कुछ भी डाउट्स होते हैं, अपने ने जितने चैप्टर किए हैं पहले पहले उनका रिवीजन पता के पूरा करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, और फिर बढ़ाएंगे आगे हम लोग स्पीड में. ठीक है, so that's it. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye all. Bye, ma'am. Yeah, bye Bye, bye. ma'am. Bye.